नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट करके बताएंगे। सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आरुषि जी, सूरज कुमार, दीपा सिंह, काजल, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारा रहेगा आपका पॉलीमर। और आज इसकी दूसरी क्लास है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने टाइप ऑफ पॉलीमर पढ़ लिया था, बहुलक के प्रकार पढ़ लिए थे। तो चैप्टर हमारा वही है, पॉलीमर ही है आपका। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। चैप्टर हमारा कौन सा है? पॉलीमर ही है। चैप्टर हमारा पॉलीमर ही है। पॉलीमर का मतलब बहुलक है। पॉलीमर का मतलब क्या है? बहुलक है। ठीक है, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो भाई पहली क्लास जरूर पढ़ के आना, ताकि आपको दूसरी क्लास समझ में आ जाए। ठीक, केमिस्ट्री का टॉपिक था पॉलीमर बहुलक। और कल आपने जो पढ़ा था इसमें एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि टॉपिक, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या याद है कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए थे। एक बार बताएं बेटा कमेंट करके। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। क्लियर? तो कौन कौन से हमने क्या पढ़ लिए थे आप लोगों को याद होगा बढ़िया से। ठीक है, पॉलीमर के टाइप पढ़ लिए थे, याद है? पिछली क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ लिया था। तो याद रखना, आपने पॉलीमर के बारे में बेसिक्स पढ़ लिया था। आपने बेसिक्स पढ़ लिया था, प्लस उसके टाइप पढ़ लिए थे। टाइप्स का मतलब है आपने प्रकार पढ़ लिए थे। पॉलीमर्स के टाइप्स पढ़ लिए थे और उसका बेसिक पार्ट आपने पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ लिया था, और टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया था। और आपने जो बल के आधार पर पॉलीमर के प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोनोमर्स पढ़ेंगे बेटा। यानी इंपोर्टेंट जो पॉलीमर्स होते हैं उनके मोनोमर्स पढ़ेंगे। क्योंकि पॉलीमर जो बनता है वो किससे बनता है भाई? मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या है? एकलक इकाई से बनता है। और एकलक इकाई से जब बनता है तो उसके यूज भी हम पढ़ेंगे। यानी कोई भी पॉलीमर का यूज पढ़ेंगे, प्रयोग, और उसकी एकलक इकाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो जैसे सबसे पहले हम पॉलीमर की जब बात करते हैं, सबसे पहले पहले पॉलीमर की हम जब बात करते हैं तो पॉलीथीन सबसे पहला क्या आता है भाई? सबसे पहला पॉलीमर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या आता है? पॉलीथीन आता है। पॉलीथीन की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी दो चीज़ पढ़ेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल। अब हम इसके मोनोमर, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? मोनोमर पढ़ेंगे। और उसका क्या पढ़ेंगे बेटा? याद रखेंगे, उसके यूज भी पढ़ेंगे। जैसे पॉलीथीन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि पॉलीथीन दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा। एक पॉली होता है और एक क्या होता है आपका? ईथीन होता है। ईथीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H4। और पॉली का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बहुत होता है, मैनी होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई, बिल्कुल आराधना कुमारी जी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अब सुनो बेटा, ईथीन का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे ईथीन आपस में जुड़ते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? एक पॉलीथीन बनता है। एक पॉलीथीन तब बनता है, ठीक है, जब बहुत सारे ईथीन आपस में जुड़ते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर का मतलब क्या होता है? एकलक इकाई क्या है? पॉलीथीन का एकलक इकाई क्या है? तो याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा भैया? ईथीन हो जाएगा। पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट क्या है? ईथीन आपका आंसर भैया हो जाएगा। C2H4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि पॉलीथीन का जो सूत्र होता है फॉर्मूला, यानी पॉलीथीन का जो सूत्र होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है? वो C2H4, उसके बाहर क्या लगा देते हैं? N लगा देते हैं। N का मतलब है कि पता नहीं कितनी बार ईथीन आपस में जुड़ा होगा। ठीक है, हाँ, इसका हेडिंग लिखो, हेडिंग डालो इसका, मोनोमर्स ऑफ डिफरेंट पॉलीमर। हेडिंग क्या डालना है बेटा आपको? मैंने बता तो दिया भाई हेडिंग क्या डालना है। आज का जो हेडिंग है, आज का जो पहला हेडिंग है वो क्या डालना है? लिखो, मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स। क्या पढ़ना है आपको? कि किस पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है। ठीक है, लिखो मोनोमर्स ऑफ। हेडिंग भी तुमको बताना पड़ेगा क्या? इतने छोटे बच्चे हो क्या बेटा आप लोग? लिखो
मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स यानी कि बहुलकों की एकलक इकाई, बहुलकों की एकलक इकाई आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुलकों की एकलक इकाई आज हम पढ़ने वाले हैं और यूज भी पढ़ने वाले हैं बेटा। और क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? यूज भी, प्रयोग भी पढ़ने वाले हैं। तो पॉलीथीन का क्या हो जाएगा? ईथीन हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब याद रखना बेटा, पॉलीथीन जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है बेटा। पॉलीथीन जो होता है ये, पहली बात तो क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे इसका मुख्य पॉइंट याद रखना कि पॉलीथीन जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, यानी कि यानी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अनअपघटनीय, अनअप घ अनअपघटनीय बहुलक होता है। क्या होता है बेटा? अनअपघटनीय बहुलक होता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है बेटा। अनअपघटनीय बहुलक होता है, ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। पॉलीथीन, पॉलीथीन के बारे में ये बात आपको जरूर याद रखनी ही रखनी है। अनअपघटनीय बहुलक होता है, यानी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब इसके दो प्रकार होते हैं बेटा। पॉलीथीन के कितने टाइप होते हैं? अगर मैं प्रकार की बात करूं, पॉलीथीन के दो प्रकार होते हैं बेटा। ये ना पॉलीथीन से आने वाले सभी क्वेश्चन है भाई। पॉलीथीन से इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बन नहीं सकता। पहला होता है एक एलडीपी और एक होता है हमारा एचडीपी। ठीक है, एलडीपी को क्या कहते हैं भैया? इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी ये हल्की होती है। पन्नी जो होती है ना, पन्नी, ये क्या होती है? हल्की। एक होता है एचडीपी, यानी इसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसे हम क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसे कहा जाता है। यानी कि इसका घनत्व क्या होता है भाई? डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? घनत्व। तो इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। और इसका घनत्व क्या होता है भैया? इसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसका घनत्व क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। तो पॉलीथीन भी दो प्रकार की होती हैं, एक एलडीपी होती है और एक क्या होती है? एचडीपी। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है बेटा? एलडीपी का यूज अगर मैं पूछूं प्रयोग कहाँ पर होता है, तो जैसे आपके खिलौने बनाने में होता है। खिलौने जानते हो? टॉयज, खिलौने बनाने में होता है। पॉली बैग, पॉली बैग जो पन्नी जिसमें तुम सामान लेके आते हो उसको बनाने में होता है। ठीक है, पॉली बैग या पन्नी जिसको कहते हैं आप लोग, उसको बनाने में होता है। लेकिन एचडीपी के अगर मैं आपको यूज पूछूं, इसके प्रयोग क्या हैं भैया? इसके प्रयोग क्या क्या हैं? तो याद रखना, एचडीपी के जो यूज होते हैं प्रयोग, वो देखो, जो एचडीपी होता है ना, पन्नी का दूसरा भाग जो होता है एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हल्के प्लास्टिक का भी काम करने लगता है। ठीक है, वन लाइनर की हिंदी में भाई, वन लाइनर की आपको एक पीठ, रविंद्र जी एक बात बताओ, आप कौन से ग्रुप में ऐड हो? ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो? बताना एक बार। ठीक है, याद रखेंगे ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये हल्के प्लास्टिक की काम करने लगती है। तो इससे क्या बनाई जाती है बेटा? वाटर बोतल बनाई जाती है, वाटर बोतल बनाई जाती हैं। ठीक है, पानी की बोतल बनाई जाती हैं, डस्टबिन बनाए जाते हैं, कूड़ेदान बनाए जाते हैं। अब तुम कहोगे सर जी ये तो प्लास्टिक के बनते हैं, वाटर बोतल हो गई या बकेट हो गई। बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी ये तो किसके बनते हैं भैया? प्लास्टिक के बनते हैं। बाल्टी है या डस्टबिन है या वाटर बोतल है। बेटा ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना, ज़्यादा घनत्व वाली जो पिन्नी होती है, ये हल्की प्लास्टिक का ही काम करने लगती है। कैसा काम करने लगती है? हल्की प्लास्टिक का ही काम करने लगती है। तो ये पॉलीथीन के बारे में इतने पॉइंट याद हो गए? एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहाँ तक हमने लिख लिया। बेटा जल्दी से बताओ, यहाँ तक आपने लिख लिया कि नहीं लिखा? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। जल्दी से बताओ, यहाँ तक याद हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलें आगे, अगर ये यहाँ तक याद हो गया हो तो। सेकंड पर चलें बेटा। यस सर, लिख गया, चलो बहुत बढ़िया। अगर लिख गया तो लिखने का टाइम आपको मिलेगा, घबराओ मत। अगला आता है हमारा पीवीसी। इसका भी ये भी एक पॉलीमर है। कल बताया था मैंने, आर्टिफिशियल या जिसे सिंथेटिक कहते थे, संश्लेषित बहुलक कहते थे इसको। याद आया कौन से प्रकार का बहुलक है? संश्लेषित कहा था मैंने कल आपको, याद दिलवाया था आपको मैंने, ठीक है। और बाकी मैंने ये आपको किस में बताया था? थर्मोप्लास्टिक में बताया था। थर्मोप्लास्टिक में आता है ताप संघट्य जिसे कह रहे थे, उस ये बहुलक उसमें आया था एग्जाम्पल जब मैंने लिखवाया था। तो अब इसके बहुलक की हम बात करते, मोनोमर की बात करते हैं। तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और अब बेटा इसका अदर नेम याद रखो। अदर नेम का मतलब क्या होता है कि भैया इसका दूसरा नाम क्या है। इसका क्या याद रखना है आपको? इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है क्लोरोईथीन। क्या होता है इसका दूसरा नाम? क्लोरोईथीन होता है। और इसीलिए इसका सूत्र जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, याद रखना, C2H3Cl। भाई देखो ईथीन का क्या होता था? ईथीन का सूत्र होता था C2H4। लेकिन उसी C2H4 में क्लोरीन जोड़ दोगे तो एक H हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा बेटा? क्लोरीन लग जाएगा। तो अगर कोई पूछे पीवीसी का सूत्र क्या होता है तो याद रखना C2H3Cl होता है। C2H3Cl होता है। रविंद्र कुशवाहा जी, आप लोग, आप भाई रविंद्र भाई, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दो मुझे पर्सनली अभी, ठीक है। आपको हिंदी वाला PDF मिल जाएगा, ठीक। लेकिन बेटा ज़्यादा चिल्लवाए नहीं, मुझसे मुझसे ज़्यादा चीखे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे दर्द हो रखा है पूरा, पता नहीं क्या हुआ है, इन्फेक्शन फैल गया है। यहाँ आपको दिखाता हूँ, इस एरिया में बहुत दर्द है, यहाँ से ऊपर बहुत तबीयत ख़राब है। तो आप लोग याद रखना, इस नंबर पर मैसेज कर देना भाई, और तो क्या ही कर सकता हूँ। C2H3Cl आपका क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। अब जरा सुने भाई, इसका मोनोमर याद रखना। भाई ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मोनोमर का मतलब ये एक पॉलीमर था, बहुलक, और कोई भी बहुलक बनता है तो किससे बनता है? एकलक इकाई से बनता है, ठीक है। तो इसका मोनोमर आपको याद रखना है। मोनोमर आपको याद रखना है, यानी कि एकलक इकाई आपको याद रखनी है इसकी। और वो क्या होगी तो याद रखना, वो होती है हमारी विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? मोनोमर हो जाएगा। हिंदी में भी विनाइल क्लोराइड को ऐसे ही कहेंगे। प्रांशुपाल जी इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता बेटा, इतनी ही कैपेसिटी है बोलने की अब तेज, ठीक है। तो याद रखना विनाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, पॉलीथीन, तो पॉली प्लस इथीन, यानी पॉली के अलावा जो कुछ भी बच जाता है ना, ये यही तो मोनोमर होता है। क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत, तो जो पॉली के अलावा जो कुछ भी बच गया वो बाकी का जो नाम होता है वही उसका क्या हो जाता है बेटा? मोनोमर हो जाता है। याद रखेंगे। तो मोनोमर क्या हो जाएगा बोलो? विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके यूज क्या हैं? पीवीसी के यूज क्या हैं, उपयोग क्या होते हैं? यूज क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं इसके? तो याद रखना इसके उपयोग होते हैं पाइप बनाने में। पाइप्स जो होते हैं ना, पाइप, बड़े बड़े पाइप जो आते हैं प्लास्टिक वाले, ठीक है, उसको बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। याद रखेंगे, पाइप बनाने में प्रयोग होता है। पैरासूट बनाने में, रेन कोट बनाने में। पैरासूट जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से कूद गया कोई पैरासूट। बरसात के कपड़े जो होते हैं, रेन कोट बनाने में इसका प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है बेटा? जो हमारा ये स्विच होते हैं ना, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जो बिजली के बोर्ड होते हैं ना, ये बोर्ड, इसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये दो चार यूज आपको क्या करने, याद रखने हैं, ठीक है। मोनोमर इंपॉर्टेंट है बस, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोमर और एक यूज, फॉर्मूला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि ये 12वीं क्लास का टॉपिक है। मात्र आपको पढ़ाया जा रहा है कि मे भी कोई क्वेश्चन बन जाए कभी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया? पीवीसी आपका हो गया। अब आता है तीसरा हमारा बेटा, तीसरा लिख गया बेटा? ये भी बताते रहो साथ के साथ लिखा कि नहीं, तभी आगे बढ़ूंगा। रेशमा जी ये भी बताते रहो साथ के साथ कि लिख गया या नहीं लिखा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
अगर लिख गया हो तो चलें आगे। डन। चलो अब लिखो बेटा तीसरा, रबड़। तीसरा लिखो बेटा रबड़। मैंने कल भी बताया था कि रबड़, अगर तुमको याद हो पहली वाली क्लास यानी कल वाली क्लास, किस किस को याद है एक बार कमेंट करके बताओ कि रबड़ जो होता था वो कैसा पॉलीमर था, किस प्रकार का पॉलीमर था। बताया था प्रत्यास्थ बहुलक यानी इलास्टिक पॉलीमर कल बताया था, उसका उदाहरण था। और वैसे अगर देखें ओरिजिन के आधार पर देखें, उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कैसा था, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या था, प्राकृतिक। ठीक है, अब सुनिए आगे। तो रबड़ जो है, रबड़ का मतलब क्या है, अब सुनो आगे। तो मैंने क्या कल ही बताया था कि भैया ये किस प्रकार का इलास्टिक पॉलीमर, कल समझाया था कि नहीं समझाया था आपको कि पॉलीमर का एक पहला टाइप था सबसे पहले कि भैया इलास्टिक पॉलीमर, जिसे हम कहते थे प्रत्यास्थ बहुलक कहते थे बेटा। यानी कि इसमें बल लगाकर, इसकी परिभाषा क्या लिखवाई थी मैंने आपको कि बल लगाकर इनका आकार बदला जा सकता है, उनको क्या कहते थे, इलास्टिक। और वैसे क्या होता है, नेचुरल होता है बेटा। ठीक है, तो अब इसका देखो मेरे बच्चे, इसका सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मोनोमर याद रखना है। यानी कि मोनोमर ही इम्पोर्टेंट है। और आपका दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, इसका यूज। तो रबड़ के तो इतने सारे 1 लाख यूज, 1 लाख नहीं 2 लाख यूज आप जानते होंगे। सबसे पहले रबड़ का मोनोमर क्या होता है, तो याद रखना आइसोप्रीन होता है। क्या होता है बेटा, आइसोप्रीन। इसका आइसोप्रीन जो होता है ये इसका क्या होता है, मोनोमर होता है। फॉर्मूला याद रखना C5H8। हिंदी में बेटा आइसोप्रीन को आइसोप्रीन ही कहेंगे, तो ये इसका मोनोमर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसी को ना आइसोप्रीन को ही नेचुरल रबड़ के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया, आइसोप्रीन को ही नेचुरल रबड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज नेचुरल रबड़ के नाम से जानते हैं। याद रहेगा ये बात। यानी कि प्राकृतिक रबड़ इसे कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है इसको, प्राकृतिक रबड़ के नाम से ही इसको जाना जाता है। याद रहेगा बेटा, प्राकृतिक रबड़ के नाम से ही इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है बेटा। अब सुनो, रबड़ के कितने टाइप होते हैं, रबड़ के होते हैं 4 टाइप्स। रबड़ के कितने प्रकार होते हैं बेटा, टोटल रबड़ के 4 प्रकार होते हैं। रबड़ के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, ये आइसोप्रीन कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, ये नेचुरल रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़। ये हमें लेटेक्स नामक पदार्थ से प्राप्त होता है। लेटेक्स नामक पदार्थ से प्राप्त होता है, यानी जिस मटेरियल से ये मिलता है इसे क्या कहते हैं, लेटेक्स नामक। ये दूध जैसा होता है, पेड़ से निकलता है, उससे ये आइसोप्रीन बनता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है बेटा, बहुत मुलायम होती है। ये क्या होती है, आइसोप्रीन जो होती है प्राकृतिक रबड़, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, याद रखेंगे, लेटेक्स नामक पदार्थ से प्राप्त होता है। लेटेक्स नामक पदार्थ से प्राप्त होता है। ठीक है, लेटेक्स नामक पदार्थ से प्राप्त होता है। ठीक, अब रबड़ के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, आइसोप्रीन। दूसरा क्या आता है बेटा हमारा, नियोप्रीन। तीसरा क्या होता है बेटा हमारा, ब्यूना एन। और चौथा हमारा क्या होता है भैया, ब्यूना एस। चौथा हमारा क्या होता है, ब्यूना एस हमारा होता है। ठीक है, ये रबड़ के कितने प्रकार होते हैं भैया, ये रबड़ के 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या है बोलो, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। इनमें से ये वाला क्या था, आइसोप्रीन वाला क्या था, प्राकृतिक था, नेचुरल था। बाकी जो थे वो क्या थे भैया, बाकी जो थे वो आर्टिफिशियल हैं। बाकी जो थे वो क्या थे बेटा, आर्टिफिशियल हैं। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनको याद रखना, ये आर्टिफिशियल हैं। बाकी के जो 2 हैं, 3 हैं, ये क्या है भैया, आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। इनसे ही, इस प्राकृतिक से ही ये बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। यूज तो तुम इतने जानते हो, रबड़ के यूज तो पता नहीं कितने होते हैं भाई। यूज का मतलब क्या है, प्रयोग। यूज तो पता नहीं कितने जानते हो, तो यूज में लिखवा नहीं रहा हूँ। टायर में प्रयोग होता है। ठीक है, टायर जानते हो, जो टायर ट्रैक्टर के टायर हैं। ठीक है, और किसी के भी टायर हो सकते हैं। ग्लव्स में प्रयोग होता है, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं।
डॉक्टर प्रयोग जो करता है, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, ETC, जितने भी रबड़ के प्रयोग तुम जानते हो सब लिख लेना। बस इतना याद रखना, प्राकृतिक रबड़ कौन सी होती है इन चारों में से? आइसोप्रीन। ये बड़ी क्या होती है? मुलायम होती है, सॉफ्ट। ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम। कहाँ से मिलती है? लेटेक्स नामक पदार्थ से मिलती है। बाकी तीन क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। मोनोमर इसी को कहते हैं, आइसोप्रीन को। इसका फॉर्मूला C5H8 होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो, एक एक और टॉपिक आता है बेटा, इसे कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी इसे रबड़ का वल्कीनीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रबड़ का वल्कीनीकरण कहा जाता है। इसे रबड़ का वल्कीनीकरण कहा जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ इसे कहते हैं। क्लियर? अब ये क्या होता है भाई? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो नेचुरल रबड़ थी, हमारी जो नेचुरल रबड़ थी जिसका नाम क्या था? आइसोप्रीन। ये क्या होती थी भाई? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती थी। ये क्या होती थी? बहुत ज़्यादा मुलायम होती थी। याद आया भाई? जो आइसोप्रीन थी ये क्या होती थी? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती थी, मुलायम होती थी। लेकिन अब भाई इसको हार्ड बनाना है, क्योंकि डेली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मजबूत भी रबड़ होती हैं, हार्ड वाली रबड़ भी होती हैं। तो याद रखना, इस आइसोप्रीन से कैसा यूज करेंगे इसको हार्ड बनाने के लिए? इस आइसोप्रीन जो नेचुरल रबड़ है, प्राकृतिक रबड़, इसको कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका वल्कीनीकरण करते हैं। वल्कीनीकरण कुछ भी नहीं होता है, बस जो नेचुरल रबड़ होती है ना, देखो बेटा, वल्कीनीकरण का मतलब कुछ भी नहीं होता है कि बस जो हमारी नेचुरल रबड़ होती है, बस जो हमारी नेचुरल रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़, इसमें सिर्फ सल्फर मिला देते हैं। यानी इसको किसके साथ गर्म किया जाता है? गंधक जो है होता है, गंधक के साथ क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसको बस गंधक के साथ मिलाना, इसी प्रक्रिया को रबड़ का वल्कीनीकरण कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सल्फर जब मिला दोगे इसके अंदर तो ये जो रबड़ अब बनेगी, ये क्या कर देगा? इसको ये हार्ड कर देगा। हार्ड का मतलब क्या बना देगा? इसको कठोर बना देगा। और ऐसी रबड़ को ही क्या कहते हैं? वल्केनाइज्ड रबड़, यानी वल्कनीकृत रबड़ इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को। बहुत बढ़िया आराधना कुमारी जी। ये सल्फर इसको क्या कर देगा? हार्ड कर देगा, कठोर। ऐसी ही रबड़ को वल्केनाइज्ड रबड़ यानी कि वल्कनीकृत रबड़ कहा जाता है। अब कई बार पेपरों में ये सवाल पूछा जाता है कि सल्फर की मात्रा कितनी होती है? सल्फर यानी गंधक की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना भैया जी, गंधक की जो मात्रा इसके अंदर ली जाएगी वो होती है आपकी, कितनी होती है? ठीक है, मेरी भी सुन लो। रवि कुमार कह रहे हैं बेटा बताओ क्या सुननी है। ठीक है, तो याद रखना 3 से 5% होती है। कितनी होती है? 3 से 5% आपका क्या लेते हैं? सल्फर की मात्रा। अब जब इसको गर्म करते हैं भाई, मैंने क्या कहा? गंधक के साथ क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने का कोई तापमान भी होगा। क्या होगा भैया गर्म करने का? कोई टेम्परेचर भी होगा। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है भैया जी? गर्म करने का कोई क्या होगा? तापमान भी होगा। और ऐसे तापमान को क्या कहा जाता है भैया? यहाँ पर जो यूज होता है कितने डिग्री? 373 केल्विन। कितना यूज होता है? 373, 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। अगर केल्विन ना लिख के तुमको अगर डिग्री सेल्सियस पूछ ले तो 373 का मतलब क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। याद रखेंगे बेटा। तो टेम्परेचर भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि किसकी प्रेजेंस में गर्म किया जाता है? किसकी प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति में गर्म किया जाता है? किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है? किसकी प्रेजेंस? प्रेजेंस किसकी ली जाती है? तो याद रखना ZnO, जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस ली जाती है। किसकी ली जाती है? जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है? जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति। बेटा देखिए, कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट का मतलब है उत्प्रेरक। यानी अब तुम कहोगे सर प्रेजेंस क्यों लेते हैं? भैया कुछ ऐसी चीज हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, उसको तेज कर देते हैं। यानी अगर 5 मिनट में हो रही होगी तो 2 मिनट में हो जाएगी, उसके लेने की वजह
वजह से, ठीक है, उसकी उपस्थिति के कारण 2 मिनट में हो जाएगी। ऐसी चीज़ों को विज्ञान में कैटालिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किसका काम करेगा, आपका कैटालिस्ट का काम करेगा, यानी कि उत्प्रेरक का काम करेगा। रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? क्या आपको ये रबड़ के बारे में सारे पॉइंट समझ में आ गए? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, ठीक है। चलें अगला, कितने हो गए हमारे, 3। अब तक हमने कितने पढ़ लिए भाई साहब, 3 पढ़ लिए। लिख गया हो तो चलें, डन लिख दिया करो बेटा, अगर लिख जाए करे तो डन लिख दिया करो आप लोग, क्योंकि जब आप डन लिख दोगे ना तो फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने लिख लिया है। रिंकू जी दोबारा पूछ लो बेटा, मेरा कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है आपका कमेंट। चलो हो गया नोट, आगे चलते हैं। तो हम अब तक हमने कितने पढ़ लिए भाई, पॉलीमर किस किस के पढ़ लिए, रबड़ का पढ़ लिया, पहला किसका था, पीवीसी का, दूसरा किसका, हाँ पॉलीथीन का हो गया। अब लिखें अगला जो आता है बेटा, नायलॉन। अगला क्या लिखेंगे आप लोग, नायलॉन। ये मैंने आपको बताया था कि भैया नायलॉन जो होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नायलॉन किस प्रकार का बहुलक था, ठीक है, नायलॉन किस प्रकार का बहुलक था। अगर मैं टाइप पूछूं तो मैंने बताया था कि ये आपका आर्टिफिशियल था, कृत्रिम था, या संश्लेषित जिसे कहते थे, और दूसरा एक क्या था आपका, फाइबर। चौथा जो बताया था मैंने, रेशा बहुलक, कपड़े बनाने में तो फाइबर पॉलीमर के अंदर ये आता है, ठीक है, रेशा बहुलक। देखो बच्चे, नायलॉन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो नायलॉन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक न्यूयॉर्क होता है और एक होता है लंदन। सबसे पहले इसकी खोज यहीं पर इन दोनों शहरों में हुई, न्यूयॉर्क और लंदन में। कहाँ पर हुई इसकी खोज भाई, न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर इसकी खोज की गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया नायलॉन, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, नायलॉन। यहीं पर इसकी, अच्छा इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये दोनों ट्विन सिटी होते हैं बेटा। इन दोनों शहरों को क्या कहा जाता है, अगर आप जीएस पढ़ते होंगे, कौन पढ़ाता है आपको बेटा, ठीक है, स्टैटिक जीके या कौन पढ़ाता है, तो याद रखना ट्विन सिटी जब आपको पढ़ाते होंगे सर जी, शिवान सर, तो ट्विन सिटी का मतलब क्या होता है, जुड़वा शहर कहते हैं इनको, ठीक है, जुड़वा शहर के नाम से इनको जानते हैं। तो इन दोनों में ही इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, नायलॉन, ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन से बना हुआ है, ठीक है बेटा। हाँ, अब इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि ये पहला पॉलीमर है, ये पहला बहुलक है जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया। सर हिंदी में भी अवेलेबल करवा दूंगा, रिंकू जी बिल्कुल, मैंने नंबर दे दिया है कि आपको अपना पर्सनल नंबर, उस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली ही भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो याद रखना सबसे मुख्य पॉइंट इसके बारे में याद रखना, फर्स्ट पॉलीमर, फर्स्ट, ये पहला बहुलक है जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है, फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर, ये पहला मानव निर्मित बहुलक है जो किसके द्वारा यूज किया गया है, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इस चीज को लिखो, पहला मानव निर्मित बहुलक, पहला मानव निर्मित बहुलक जो इंसान के द्वारा प्रयोग किया गया, इंसान के द्वारा प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, याद रखेंगे, ठीक है बेटा, पहला मानव निर्मित बहुलक जो इंसान के द्वारा प्रयोग किया गया। आगे बढ़ूं क्या, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, अगला पॉइंट, इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो याद रखना 1833 में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था W.H. कैराथर्स, इनके द्वारा इसकी डिस्कवरी खोज की गई। भाई हो जाएगा आपका ग्रेविटेशन का भी अपलोड नहीं है एक वीडियो, वो हो जाएगा 1931, सॉरी बेटा 1833 नहीं बाबू, 1931 लिखना। 1931 में एक वैज्ञानिक थे W.H. कैराथर्स, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, खोज की, ठीक है।
नायलॉन भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। इसके पहले तो यूज याद रखना, यूज उपयोग कहाँ पर होता है इसका, उपयोग कहाँ पर होता है इसका, तो याद रखना इसका जो यूज है टायर बनाने में, क्लॉथ बनाने में, टूथब्रश बनाने में। टायर बनाने में प्रयोग होता है, क्लॉथ कपड़े बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है, या टूथब्रश बनाने में, टूथब्रश बनाने में इसका प्रयोग होता है, ईटीसी करके लिख दीजिए, ठीक है। नायलॉन जो होता है याद रखना इसके कई प्रकार होते हैं बेटा। नायलॉन के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं, टाइप। अगर मैं बात करूं कि नायलॉन के क्या होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, टाइप। टाइप का मतलब प्रकार, 3 टाइप होते हैं। अगर कोई पूछ लेना नायलॉन के कितने प्रकार होते हैं तो आंसर क्या आएगा, नायलॉन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है नायलॉन 6, ठीक है। दूसरा आता है नायलॉन 6 और तीसरा आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये 3 टाइप के हमारे नायलॉन होते हैं, लिख लो, नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं बेटा, नायलॉन होते हैं। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ जी सर जी यहाँ तक याद हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, लिख लिया। चलें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम अंबिका यादव जी। बेटा बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, किसके बारे में, नायलॉन के बारे में, बस इतना आपको याद रखना है। चले अगले पॉलीमर की तरफ। इनके फॉर्मूले और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। इनके फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, बस इतनी सी ही बात याद रखनी है आपको, ज़्यादा याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो ना कि सर जी मोनोमर क्या है, तो भाई इसका मोनोमर नहीं बता सकते हम बेटा, नायलॉन का मोनोमर नहीं बता सकते, क्योंकि इनका तो फिर तीनों का ही अलग अलग बताना पड़ेगा मुझे। इसका भी बताना पड़ेगा, इसका भी बताना पड़ेगा, इसका भी बताना पड़ेगा, जो कि कभी भी पेपर में नहीं आएगा। बड़ी बड़ी बातें मैं बताऊं, कैप्रोलैक्टम, एडिपिक एसिड, पता नहीं क्या क्या होता है, वो आपको याद रखने की चीज़ नहीं है। केमिस्ट्री 12वीं वाली केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, तो जो जो बात आपकी काम की है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। इनके मोनोमर अलग अलग होंगे, इसका एक थोड़ी हो जाएगा भाई। जब ये 3 प्रकार का है तो तीनों प्रकार के अलग अलग एक अलग इकाई होगी, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। तो वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है कोई भी, क्यों नहीं चलेगी बेटा रवि कुमार। चलो अगला लिखें बेटा, चौथे के बाद हमारा 5वां आता है, इसे कहते हैं बैकेलाइट। क्या आता है बेटा, अगला आता है हमारा बैकेलाइट, ठीक है। अगला आता है बैकेलाइट। मैंने आपको बताया था कि बैकेलाइट किसके अंदर आता था, आर्टिफिशियल के अंदर आता था, संश्लेषित बहुलक के अंदर आता था। बैकेलाइट बताया था, बैकेलाइट मैंने याद करवाया था, कौन सा बहुलक था, आर्टिफिशियल का, यानी कि संश्लेषित बहुलक का था। हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए सर जी। बेटा हिंदी में तो बताया ही हुआ है, हिंदी में बताओ कौन सा शब्द नहीं लिखा। सारे हिंदी में नायलॉन 6 को नायलॉन 6 ही कहेंगे, नायलॉन 6 को वही कहेंगे, नायलॉन 2 नायलॉन 6 को यही कहेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ क्या आएगा, बैकेलाइट। तो अगला हमने क्या बताया था, बैकेलाइट। ये भी क्या लिखवाया था आपको, कृत्रिम बहुलक या फिर आपका क्या था, संश्लेषित बहुलक का प्रकार था। अब इसका आपको मोनोमर याद रखना है बेटा, ठीक है। मोनोमर याद रखना है आपको इसका, सिर्फ मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है, इसकी एकलक इकाई याद रखनी है, इसकी एकलक इकाई याद रखनी है आपको, मोनोमर। ये होता है फिनॉल प्लस फॉर्मएल्डिहाइड। अब देखो इतने बड़े बड़े नाम कैसे याद रखोगे आप लोग, फिनॉल प्लस फॉर्मएल्डिहाइड। नहीं पूछेगा प्रियांशु जी, बिल्कुल नहीं पूछेगा बेटा। क्या आएगा, फिनॉल प्लस फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख लो, C6H5OH प्लस HCH। इसे मीथेनल भी कहते हैं बेटा, फॉर्मएल्डिहाइड को क्या कहते हैं, मीथेनल भी कहा जाता है,
ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा बेकेलाइट बनता है। ठीक है बेटा रवि जी। सर नायलॉन आर्टिफिशियल है, हाँ बिल्कुल है बेटा, नायलॉन नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, चलो याद रहेगा। यूज क्या होते हैं, तो यूज लिख लो बेटा, इसके यूज हैं, इसके यूज हैं हैंडल बनाने में, यूटेन बर्तन देखे हैं आपने, जैसे भगोनी भगोना देखा होगा, यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में इसका प्रयोग होता है। बर्तनों के हैंडल, बर्तनों के हैंडल जो होते हैं, देखा है आपने, प्लास्टिक का सा रबड़ का सा होता है, वो बर्तन जो पकड़ते हैं उसका हैंडल जो होता है, उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलें, और क्या यूज होता है, आप लोग सोचो कुछ। इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में प्रयोग होता है, यानी विद्युत के उपकरण जो होते हैं, विद्युत के उपकरण, विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय उपकरण बनाने में प्रयोग होता है। जैसे वही इलेक्ट्रिक स्विच है, या जो होल्डर होता है, होल्डर जानते हो होल्डर, उसको बनाने में, विद्युतीय उपकरण बनाने में प्रयोग होता है। सॉकेट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो होते हैं, सॉकेट जो होते हैं आपके, उसको बनाने में होता है। तो मतलब बिजली के सामान ज़्यादातर बनाने में इसका प्रयोग होता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। वायर इंसुलेशन, वायर जो होते हैं ना, वायर तार, तार की जो ऊपरी वाली कवरिंग होती है, वायर जो होते हैं तार की, तार की कवर जो होती है ना ऊपर वाली, काली सी लाल सी, जो प्लास, हाँ प्लास होता है, पेचकस होता है, उसके ऊपर जो उसको हटा देते हैं खींच के, ऐसे वायर देखे आपने, काले से होते हैं लाल होते हैं, उसको ऊपर वाली कवर जो होती है, जिसे रबड़ की तरह कहते हैं हम, उसको वायर इंसुलेशन के काम आता है, तार की कवर बनाने के काम आता है। कौन है बेटा ये, बैकेलाइट। याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। बताओ बेटा, यहाँ तक लिखा, आप लोग यस लिखा करो, तभी तभी आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे। अरे भाई यस तो लिखो, लिख के बैठ जाते हो, यस नहीं लिखोगे तब तक, यस नहीं लिखोगे तब तक कहाँ से बढ़ूंगा। आपका कमेंट देखता रहता हूँ भाई। कृष्णा मीना यस बेटा, रवि कुमार मीना। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो अगला आता है हमारा पांचवे के बाद छठा। 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ सर, ओपन नहीं हो रहा है कोई भी क्लास। बेटा एप्लीकेशन पर एक वो लिखा हुआ होगा हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप एक बार कॉल कर लो बेटा। ठीक है, चलो अगला आता है छठा, हमारा 6 आता है बेटा, टेफ्लॉन कहते हैं इसको। टेफ्लॉन भी हमारा आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है बेटा। टेफ्लॉन भी कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है। एग्जाम्पल में लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो लिख भी लेना। टेफ्लॉन जो होता है वो क्या होता है, कृत्रिम, या संश्लेषित जिसे कहते थे, सिंथेटिक, कृत्रिम ही होता है। अगला कृत्रिम बहुलक है ये, ठीक है, टेफ्लॉन। इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम जो होता है, फुल नेम, पूरा नाम जो होता है टेफ्लॉन का, ये होता है PTFE। क्या होता है, PTFE इसका पूरा नाम होता है, यानी इसे कहते हैं फुल फॉर्म पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन। पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन इसका पूरा नाम होता है, पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन। ठीक है, तो इसका मोनोमर लिख लीजिए आप लोग बस, और यूज याद रखना। मोनोमर याद रखना बेटा। 1 लाख इकाई क्या है इसकी, 1 लाख इकाई क्या है, तो याद रखना फ्लोरोईथीन। भाई पॉली आगे लगा है तो याद रखना मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरोईथीन। जहाँ पर पॉली दिख जाए ना आपको, पॉली के अलावा बाकी जो बच गया वो 1 लाख इकाई बन जाता है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरोईथीन, टेट्रा फ्लोरोईथीन। फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2F4,
टेट्रा का मतलब होता है 4, ऐसे इसका डायग्राम बनता है। डायग्राम याद नहीं रखना, इतनी बड़ी विज्ञान नहीं पढ़नी है तुमको, कहीं सोचोगे सर जी कैसे बना दिया, लेकिन वैसे ही दिखा दिया है, कहीं तुम डर मत जाना देख के। डर डर जाओगे तो मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, याद रखो। फ्लोरोइथिन C2 होते हैं, F4 होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखो C2H4 किसका फॉर्मूला था, C2H4 ईथीन का होता था। C2H4 किसका होता था, ईथीन। बट यहाँ पर 4H को हटाकर क्या लगा दिया है, 4F लगा दिया है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसका यूज याद रखो, यूज का मतलब क्या है, इसका उपयोग याद रखो, इसका यूज याद रखो। उपयोग तो कहाँ पर होता है भाई, टेफ्लॉन का। अगर मैं यूज पूछूं आपसे कहाँ पर होता है बताओ, तो लिखो नॉन स्टिक यूटेंस, सबसे बड़ा एक ही यूज है इसका, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में, यानी कि बिना चिपचिपे बर्तन जो होते हैं, देखा है जिनमें खाना चिपकता नहीं है, बिना चिपचिपे बर्तन, जिनमें खाना चिपकता नहीं है, ऐसे बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है भैया जी, वो आपका टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेस्टीज वगैरह के जो कुकर आते हैं, कहते हैं ना, वो दावा करती हैं कंपनियां कि इनमें खाना चिपकेगा नहीं, गर्म हो जाएगा तो चिपकता नहीं है ना, एकदम से गर्म करते हैं तो खाना चिपक जाता है, लेकिन उसमें नहीं चिपकता। तो ऐसे बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, याद रखना, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और क्या हो जाता है, सर्जिकल डिवाइस बनाने में इसका प्रयोग होता है। चिकित्सा वाले जो यंत्र आते हैं, सर्जिकल डिवाइस, चिकित्सा वाले जो यंत्र आते हैं, चिकित्सा वाले यंत्र, जो बेटा सर्जरी होती है तो उसमें जो डिवाइस यूज होते हैं ना छोटे छोटे, उनको बनाने में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस होते हैं, उनमें घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन लेस होते हैं, उनमें घर्षण नहीं होता, ठीक है। एंटी फ्रिक्शन डिवाइस कहते हैं इनको, एंटी फ्रिक्शन का मतलब इनमें घर्षण नहीं होता, घर्षण नहीं होता बेटा, ऐसे डिवाइस फिसलेंगे नहीं, एंटी फ्रिक्शन, ठीक है, याद रखना। तो इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, घर्षण नहीं होता, बढ़िया से काम करते हैं वो, याद रखेंगे आप लोग इसको, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, अगला लिखो 7, सातवां लास्ट करते हैं, आज के इस चैप्टर को लास्ट करते हैं बेटा, सातवां लिख लो। एक आता है मीलेमाइन, बेटा अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा है ना तो लिख लेना, मीलियमाइन, हिंदी में भी मीलेमाइन कहेंगे, ये भी आर्टिफिशियल होता है, ये भी क्या होता है हमारा, आर्टिफिशियल का मतलब ये भी कृत्रिम बहुलक होता है, ये भी क्या होता है हमारा, कृत्रिम बहुलक होता है, ये भी क्या होता है, कृत्रिम बहुलक होता है, मीलेमाइन, MELAMINE, ये भी कृत्रिम बहुलक होता है, ठीक है। इसका मोनोमर याद रखना और यूज याद रखना, इसका मोनोमर यानी कि एकलक इकाई क्या होती है, इसकी एकलक इकाई होती है फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड इसकी एकलक इकाई होती है, जिसका फॉर्मूला HCHO होता है। और यूज याद रखना, उपयोग, यूज याद रखना, उपयोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में इसका प्रयोग होता है, यानी जो टूटती नहीं है क्रॉकरी, बिना टूटने वाले बर्तन। अनब्रेकेबल क्रॉकरी, क्रॉकरी जानते हैं, जैसे तुमको दूर से तो दिखेगा कि ये कांच का बर्तन है, ऐसे ग्लास देखें तुमने, दूर से लगेगा कांच का बर्तन है, लेकिन वो प्लास्टिक का होता है,
वो प्लास्टिक का होता है। जैसे दिल्ली में देखा है मैंने, ज़्यादातर सड़कों पे जो पानी पिलाते हैं, जिस दिन दशहरा होता है, जूस पिलाते हैं, सरदार जी जो होता है वो जूस पिलाते हैं, तो वो चमकने से जो ग्लास होते हैं वो ऐसा लगता है कांच के हैं क्या, लेकिन कांच का गिलास दूर से दिखता है, वो होता प्लास्टिक का है। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी कहते हैं बेटा, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, टूटता नहीं है, गिर जाएगा, प्लास्टिक का होता है वो। ऐसे बर्तन बनाने में मीलेमाइन का प्रयोग होता है, और इसका मोनोमर याद रखना क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, क्लियर है? याद रखेंगे, जल्दी से बताओ। उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। लास्ट लिखो 8वां, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये एक नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है बेटा। जब मैंने आपको नेचुरल पढ़ाया था ना, सेलुलोज, डीएनए, आरएनए, देखो मैं आपको सारे के सारे नहीं लिखवाऊंगा, जैसे डीएनए आरएनए कभी पेपर में नहीं आते, और आएंगे तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ ही लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन भी किस प्रकार का बहुलक था हमारा, प्रोटीन भी हमारा नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल था, यानी कि प्राकृतिक बहुलक का हमारा उदाहरण हुआ करता था। प्रोटीन भी हमारा क्या था बेटा, प्राकृतिक बहुलक का हमारा क्या होता था, उदाहरण हुआ करता था। ठीक है, याद आया? अब सुनो, अब सुनो आगे, इसका मोनोमर याद रखना बेटा। इसका जो मोनोमर होता है, एकलक इकाई, वो होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, अमीनो अम्ल होते हैं। हमारी शरीर के अंदर लगभग 20 तरीके के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 तरीके के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 तरीके के अमीनो एसिड। ठीक है, याद रखेंगे, हमारे शरीर के अंदर 20 तरीके के लगभग क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब 20 तरीके के लिख लो, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 20 तरह, लगभग 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और ये अमीनो एसिड, जैसे मान लो एक यहाँ जुड़ गया, भाई मैंने क्या कहा था कि मोनोमर लगातार जुड़ते रहते हैं, मोनोमर लगातार जुड़ते रहते हैं, तभी तो क्या बनता है भाई, पॉलीमर बनता है, बहुलक। तो जैसे मान लो ये अमीनो एसिड है एक, ए का मतलब याद रखना, जो मैं ए लिख रहा हूँ उसका मतलब अमीनो अम्ल। ऐसे एक और जुड़ गया, ये लगातार ऐसे लंबी चेन बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ऐसे ही ये लगातार जुड़ते रहते हैं। एक और जुड़ गया, तो ऐसे ही ये लगातार बेटा जुड़ते रहते हैं। और जो ये लिंकेज होती है ना इसमें, जिस लिंक से ये जुड़ते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड का मतलब बंधन, यानी अमीनो अम्ल जिस बंधन से जुड़ते हैं, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, इसे आपको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंधन कहा जाता है। पेप्टाइड बंधन इसे कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से इसको जानते हैं, जिस बॉन्ड से ये जुड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लगातार 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 ये जुड़ते रहते हैं, और जुड़ करके एक लंबी चेन जो बन जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहा जाता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की क्लास आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी होगी। ठीक है, बढ़िया लगी होगी भाई आप लोगों को यहाँ तक। ये पॉलीमर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, पॉलीमर टॉपिक जो था आपका क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है। ये बात आपको क्या करनी है, याद, पूरा चैप्टर आपको याद करना है। चैप्टर क्या हो गया भाई हमारा, ये जो चैप्टर था पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा पूरा भाई। अब जितना भी ये पढ़ाया 2 दिन के अंदर, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है पूरा। ठीक है, मिलते हैं आपसे बेटा कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, सॉरी मंडे को, परसों की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना अच्छे से। ठीक।